नमस्कार बच्चों, आपके विज्ञान विषय के चैप्टर नंबर 3 के सेकंड पार्ट में आपका पुनः स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि बच्चों अभी आप लोगों को बताया कि प्राकृतिक तंतु और संश्लेष तंतु, इस प्राकृतिक तंतु को अगर हम आगे वर्गीकृत करें तो हमने इसको दो भागों में देखा है। पहला भाग है पादप तंतु, दूसरा भाग है जातव तंतु। पादप तंतु से हमारा अभिप्राय क्या है? जो तंतु पेड़ पौधों से, केवल और केवल पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पादप तंतु कहते हैं। पटसन, कपास, नारियल, सरकंडा, मदार, ये कुछ पौधों के नाम हैं। इन पौधों के तने से या फल के रेशे से जो तंतु प्राप्त होते हैं उन्हें कौन कहते हैं? क्या कहते हैं? हम पादप तंतु कहते हैं। पहला लेते हैं हम रुई नामक तंतु। रुई कपास के पौधे के फल के अंदर से प्राप्त होती है। कपास का जो पौधा होता है उसके पौधे का जो फल लगता है एक गोलक के रूप में, ऊपर से गोल गोल सा आकृति के रूप में आता है। जैसे जैसे फल पक के तैयार होता है फल फट जाता है और उसके अंदर उसके जो बीज होते हैं, बीज के ऊपर जो रेशे आते हैं, उन्हीं रेशों को हम क्या कहते हैं? रुई कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? रुई नामक तंतु है, उसका स्रोत कौन है? कपास नाम का पौधा। आप रुई को अभी मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, रुई किस तरह से है। इस तरह से जो रुई है, हालांकि ये आप देख पा रहे हैं इसमें कोई कपास का बीज नहीं आ रहा, आपको कोई नजर नहीं आ रहा है बीज, ठीक है। ये एक अलग से रंगीन रेशा मिल गया, इसको मैं बाहर निकाल देता हूं। कोई भी बीज नहीं है इसके अंदर। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, वो बीज कहां गए कपास से जब इस रुई को अलग किया था। दूसरा रेशा लेते हैं हम जूट। जूट भी एक प्रकार का पौधा होता है। हमारे देश के कई क्षेत्रों में जूट के पौधे की खेती की जाती है और उसी पटसन भी एक प्रकार का पौधा होता है और उस पौधे के तने के ऊपर जो रेशे होते हैं उससे जूट को प्राप्त किया जाता है। कैसे प्राप्त करते हैं जूट को? जैसे ही पटसन में पुष्पन काल खत्म हो जाता है, पुष्पन काल से हमारा अभिप्राय है फूल खिल जाते हैं, उसके बाद पटसन के पौधे को काट लिया जाता है और फिर उसके पटसन के पौधों को छोटी छोटी टंकियों में, आपके पास में अगर ज्यादा मात्रा में पटसन है तो बड़े बड़े टैंक, पानी के टैंक लेकर उसके अंदर कुछ समय के लिए पटसन के पौधे को उसके अंदर डाल दिया जाता है। फिर पटसन का तना गलने लग जाता है और उस गलने के बाद में तने के ऊपर यहां से पतले पतले तंतु उतार लिए जाते हैं। उन्हीं तंतुओं को हम क्या कहते हैं? जूट कहते हैं। नारियल की बात करें, नारियल के फल के ऊपर जो रेशे होते हैं वो मैंने अभी आप लोगों को दिखाए थे नारियल के फल के ऊपर जो रेशे हैं उन्हीं रेशों को अलग कर लिया जाता है, उसको बाद में रस्सियां इत्यादि बनाते हैं। ये वैसे इतनी बढ़िया किस्म के रेशे नहीं होते, घटिया किस्म के रेशे होते हैं, चीप क्वालिटी के रेशे होते हैं। सरकंडे के रेशे अभी मैंने आपको बताया था, सरकंडे से भी जो प्राप्त रेशे होते हैं वो घटिया किस्म के होते हैं। इसी तरह से मदार के रेशे बहुत कम प्रचलन में है। मदार के रेशे जहां या जिन क्षेत्रों में ये रेशे आसानी से नहीं मिल पाते वहां इन रेशों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये रेशे वस्त्र इत्यादि बनाने में प्रयोग नहीं किए जा सकते, किसी दूसरे अन्य कार्यों में इनका प्रयोग किया जा सकता है। ये तो बात रही किसके बात? पादप तंतु की बात। अब करते हैं हम जंतु तंतु की। जंतुओं से जो प्राप्त तंतु होते हैं उन्हें जातव तंतु कहते हैं। जातव तंतु में हम जब भी इनका नाम लेते हैं तो हम दो रेशों का नाम लेते हैं, ऊन और रेशम। इन दोनों को विस्तार से हम पढ़ेंगे अगले क्लास में, ठीक है। अभी यही जो पादप तंतु हैं हमारे इस अध्याय में तंतु से वस्त्र तक की जो बात आती है तो इन्हीं तंतुओं से वस्त्र बनाए गए हैं या बनाए जाएंगे। कैसे बने, कैसे बनाएंगे हम, या हमारे देश में कैसे बनाते हैं या हमारे क्षेत्र में कैसे बनाते हैं,
या कहां कहां ये तंतु पाए जाते हैं, सिर्फ इसी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब इसका पहला जो हिस्सा है जो रुई है, इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। आगे देखिए बच्चों, जो रुई है मैं पहले भी बता चुका हूं, कपास नामक पौधे से प्राप्त होती है। पौधे का जो फल होता है उसे गोलक के रूप में आप देख सकते हो, इसलिए उसके कपास के फल को कपास का गोलक कहते हैं। जैसे ही कपास का गोलक पक के तैयार हो जाता है, या दूसरे शब्दों में कहिए खिल जाता है, तो उसमें से जो रेशे निकलते हैं, और वे रेशे किस पे होते हैं, बीजों पे होते हैं। तो रुई कहां से प्राप्त होती है, क्या देखिए कपास के गोलक से प्राप्त होती है। फिर बात आती है कि कपास नाम का जो पौधा है जिसको किसान उगाते हैं या किसान खेती करते हैं, तो उस पौधे की खेती के लिए कैसी मृदा की आवश्यकता हो, पौधे की खेती के लिए जिस मृदा की आवश्यकता होती है उसे काली मृदा कहते हैं। और जहां ये खेती की जाती है वहां की जलवायु कैसी होनी चाहिए, जलवायु कैसी होनी चाहिए बच्चों, उष्ण जलवायु होनी चाहिए, यानी गर्म जलवायु होनी चाहिए। तो गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में जहां पर काली मृदा होती है वहां पर कपास की खेती की जाती है। इसके बाद आती है कपास की प्राप्ति। जब कपास के पौधे का पुष्पन काल खत्म होता है, कपास का गोलक खिल जाता है, तो खेत पे आप नजर डालें तो पूरा खेत ऐसे लगता है जैसे बर्फ की कोई घाटी हो, सफेद चादर सी नजर आती है। वहां से हाथों के द्वारा उन गोलकों में से रुई को बाहर निकाल दिया जाता है। यानी गोलक से कपास के गोलक से रुई को कैसे बाहर निकालते हैं, कौन सी विधि से करते हैं, हस्त चयन विधि से करते हैं। हालांकि आधुनिक काल है, मशीनी युग है, लेकिन फिर भी अब तक हमारे पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है कि कपास के गोलक से रुई को अलग किसी मशीन के द्वारा किया जाए। तो इसके लिए मैन पावर की जरूरत होती है, और केवल हस्त चयन विधि से ही कपास के गोलक से रुई को अलग किया जाता है। आज हस्त चयन विधि से कपास के से रुई को अलग करके आगे इसको कौन से चरण में डाला जाता है, इसके बारे में और देखिए यहां हम समझते हैं। बच्चों, रुई को कपास के गोलक से निकाल के उसके बीजों पर से रुई को अलग करना क्या कहलाता है, कपास का ओटन या ओटना कहते हैं। अब हमारे पास जो रुई उपलब्ध है, या ये कहिए कि कोई कपड़ा उद्योग है उसके अंदर जो रुई उपलब्ध है वो वहां पहुंची है, किसके बाद पहुंची है, कपास के ओटन के बाद। लेकिन ये ओटन जो की जाती है, बीज पर से रुई को अलग किया जाता है, उसको अलग किस किस विधि से करते हैं, उसकी दो विधियां हैं। एक बच्चों है पारंपरिक विधि, पहली विधि कौन है, पारंपरिक विधि, और दूसरी विधि का नाम क्या है, आधुनिक विधि। पारंपरिक विधि से हमारा अभिप्राय है कपास के बीजों पर से रुई को हाथों के द्वारा अलग कर देना, हाथों की सहायता से, उसे क्या कहते हैं, पारंपरिक विधि। हाथों की सहायता से ओटन करना क्या कहलाता है, पारंपरिक विधि कहलाता है। दूसरा, आज आधुनिक युग है, मैं पहले भी बता चुका हूं, मशीनी युग है। मशीनों की सहायता से कपास के बीजों पर से रुई को अलग करना क्या कहलाता है, कपास का ओटन कहलाता है। दूसरा, इसके साथ में ये तो बात हुई कपास के पौधे से रेशे को प्राप्त करना, उसका ओटन करना। इसी तरह से दूसरे पौधे और भी हैं, उन पौधों के बारे में और हम बात करते हैं, उनका ओटन कैसे। अगला है बच्चों जूट। जूट के बारे में पहले ही बताया था बच्चों, पटसन के पौधे से जूट की प्राप्ति होती है। पटसन का जो पौधा होता है उसके तने को सड़ाकर उसके ऊपर से जो तंतु उतारे जाते हैं, उन्हीं से ही जूट की प्राप्ति होती है। हमारे देश में जूट की खेती वर्षा ऋतु में होती है,
हमारे देश के असम क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में किसान इसकी काफी विशाल मात्रा में, विशाल क्षेत्र में इसकी खेती करते हैं। और बात चल रही थी ओटन की। जूट का ओटन केवल और केवल हस्त चयन विधि से किया जाता है, या ये हाथों के द्वारा किया जाता है। तने पर से जो तंतु है उसको हाथों के द्वारा ही उतारा जाता है। ये बात हुई जूट के ओटन। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे सभी सूती वस्त्र रुई नामक तंतु से बने धागे से तैयार किए जाते हैं। तो यहां पर एक शब्द आया है धागा। धागा कहते किसे? यहां पर नोट करिए, किसी तंतु की पतली पतली लड़ियों को ऐंठ कर धागा तैयार किया जाता है। हम रुई की बात करें तो रुई के भी पतले पतले तंतु होते हैं, उनको ऐंठ कर किसको तैयार किया जाता है? धागे को तैयार करते हैं। और धागा तैयार करने की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कताई कहते हैं। तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कताई कहते हैं। जब हम तंतुओं की कताई कर रहे हैं, उसको धागे में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमें कुछ यंत्रों की आवश्यकता होती है। वो यंत्र कौन कौन से हैं, उनको यहां गौर से देखिए। कताई के यंत्र, कताई का सबसे सरल यंत्र है तकली। एक लकड़ी का हिस्सा होता है, उस पे नीचे तार से लगा हुआ होता है। आप अपनी पुस्तक में भी देख सकते हो, इसका चित्र दिया हुआ है। बिल्कुल सरल युक्ति है। हाथ से इसको घुमा के उसके ऊपर से धागे, रुई से अगले हिस्से पे रुई का छोटा सा टुकड़ा उसके साथ लगा के फिर इसको घुमाते हैं तो रुई के लपेट से बन जाते हैं, उससे धागा बनते हैं। आप देख सकते हो, जैसे उदाहरण के तौर के ऊपर से मेरे पास में ये कॉटन है, और इस कॉटन को आप खींच के अगर आप ऐसे हाथ से भी इसको लपेटे देने शुरू कर देते हो, ये धीरे 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 कौन बन जाती है कि पतली सी बत्ती सी बन जाती है। ऐसे रुई अब पतली होगी, लेकिन जब हम तकली की सहायता से इसको लपेटते हैं धागे में बदल जाती है। इससे फिर अगला जो यंत्र है चरखा है। हमारे देश में बहुत लंबे समय से इस चरखे का प्रचलन है। महात्मा गांधी ने भी हमारे देश के आजादी की लड़ाई के दौरान से, संग्राम के अंदर से अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत सारे अभियान चलाए थे। वहां पर उन्होंने अंग्रेजी फैक्ट्रियों में निर्मित वस्त्रों का बहिष्कार करने के लिए चरखे के प्रयोग के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया था। चरखे से भी किसी क्या किया जाता है? रुई नामक तंतु से धागे की तैयारी की जाती है, उस धागे को बनाया जाता है। तो दो यंत्र मैंने यहाँ जिक्र के बारे में जिक्र किया, एक तकली, एक चरखा। ये कौन है? पारंपरिक यंत्र है धागा निर्माण के, या दूसरे शब्दों में कताई के पारंपरिक यंत्र है। लेकिन आजकल जो धागा निर्माण किया जाता है, धागे की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, वस्त्र की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, और बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए वस्त्रों की आपूर्ति करने के लिए धागे का भी विशाल मात्रा में ही, प्रचुर मात्रा में धागे का निर्माण करने की आवश्यकता है। इसलिए मशीनों के द्वारा जो कताई की जाती है, वो यंत्र कौन है? कताई मशीन। तो यहां आपने क्या नोट किया? कताई यंत्र दो तरह के, एक पारंपरिक और एक मशीनी यंत्र। इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं, इसको मैं एक बार रख कर देता हूं। बच्चों, जैसा कि मैंने चैप्टर की शुरुआत में बताया था, हमारे पास एक शब्द आया था वस्त्र। इस वस्त्र को बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? धागे की। और धागे को बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? तंतु की। तो अब अगर हम रिवर्स में चले इसी बात को, वापस आए, हमने वस्त्र कैसे तैयार किया? किससे तैयार किया? वस्त्र का हमने निर्माण धागे से तैयार किया, लेकिन धागे से वस्त्र को बनाया कैसे जाता है? उस बनाने की विधि का क्या नाम है? धागे से वस्त्र बनाने की विधि का नाम है बुनाई।
पहले इसकी परिभाषा लेते हैं बुनाई की। धागे के दो अलग अलग सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? बुनाई कहते हैं। ये तो बात होगी बुनाई। आपने देखा होगा, अपने पड़ोस में कई बार कुछ महिलाएं एक करघी के ऊपर बैठी होती हैं, धागे का ताना सा बनाए रखे होते हैं, फिर उसमें से धागों का जो तार बिछा उसमें से एक तार दूसरा तार इस तरह से डाल के छोटे छोटे गलीचे बनाती है, पायदान बनाती है, इस तरह से दरी का भी निर्माण करती है। वो क्या कर रहे हैं? बुनाई का काम कर रहे हैं। सर्दियों में आपने देखा होगा, हमारी जो महिलाएं माता और बहनें होती हैं मार्केट से ऊन ले आती हैं और दो पतली पतली सिलाई की मदद से स्वेटर का निर्माण करते हैं। वो क्या कर रहे हैं? दो अलग अलग धागों के सेटों को आपस में व्यवस्थित करके एक कपड़े का निर्माण करती है। आप अपनी किताब में भी देखिए, चित्र दिया गया है, कागज की पट्टी से आपको समझाया भी गया है। दो रंगीन कागज की अलग अलग पट्टियों को एक दूसरे में ऊपर नीचे डाल के ऐसे वस्त्र निर्माण की विधि को समझाया गया है। आगे आप नोट करें, जिस यंत्र की सहायता से बुनाई की जाती है उस यंत्र का नाम क्या होता है? करघा या करघे कहते हैं। दोबारा से नोट करें, जिस यंत्र की सहायता से बुनाई की जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? करघा या करघे कहते हैं। करघे की परिभाषा को आप किस तरह से लिखेंगे या किस तरह से याद करेंगे? जिस यंत्र या युक्ति की सहायता से वस्त्र का निर्माण किया जाता है उसे हम करघा कहते हैं। करघे कितने प्रकार के होते हैं? करघे दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हस्त प्रचालित, नंबर 2 विद्युत प्रचालित। हस्त प्रचालित जो करघे होते हैं वो हाथों की सहायता से चलाए जाते हैं। जैसे मैं अभी बता रहा था आपको, बहुत सारी महिलाएं दरी का निर्माण करते हैं या छोटे छोटे उद्योग होते हैं, लघु उद्योग होते हैं, उनमें कुछ कारीगर होते हैं, कुछ वर्कर होते हैं, अपने हाथों की सहायता से वस्त्र का निर्माण करते हैं। तो वहां जो करघे प्रयोग किए जाते हैं वो हस्त प्रचालित करघे होते हैं। लेकिन से विशाल मात्रा में, दूसरे शब्दों में कहिए काफी बड़े पैमाने पर अगर वस्त्र का निर्माण करना पड़ता है तो वहां पर विद्युत प्रचालित करघों का प्रयोग किया जाता है। ये विद्युत प्रचालित करघे होते हैं जो बड़ी बड़ी कपड़े के जो उद्योग होते हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, उनमें प्रयोग होते हैं। हमारे देश के अंदर से जो गुजरात राज्य है, वहां गुजरात के अंदर से बहुत सारे इंडस्ट्री हैं कपड़ा उद्योग की, और ये इंडस्ट्री में हस्त प्रचालित और विद्युत प्रचालित जो करघों का प्रयोग हुआ है, इसके बाद वस्त्र निर्माण की सामग्री के इतिहास के बारे में बात करें। मनुष्य पहले आदिमानव के रूप में था, लेकिन जैसे वो सभ्य बना तो उसने अपने शरीर को ढकना शुरू कर दिया। तो पहली बार ढकने का कार्य मनुष्य ने किसके द्वारा किया? पत्तियों की छाल, पेड़ पौधों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियां। उसके बाद धीरे धीरे और से मस्तिष्क का विकास हुआ, पशुओं की खाल से शरीर को ढकना शुरू कर दिया। फिर सभ्य प्राणी के रूप में और आगे मनुष्य के मस्तिष्क का विकास हुआ तो उसने खेती करनी शुरू कर दी, और खेती करने के बाद में फिर कपास जैसे पौधे इत्यादि हैं वो भी उसके सामने आए। लेकिन इनसे भी पहले एक चरण और गुजरा। उसमें क्या किया? उन्होंने लंबी लंबी जो लताएं थी उन लताओं को लपेट लपेट कर कुछ टोकरी जैसे उपकरण बनाने शुरू किए। फिर उसके बाद हम अभी तक जो पढ़ते आ रहे थे, या मैं आप लोगों को समझा रहा था, कपास और पटसन की बात आई, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते एक बहुत लंबा समय लगा है वस्त्र निर्माण की विधि में। प्राचीन हिंदुस्तान की बात की जाए तो गंगा का जो, सिंध का जो क्षेत्र होता है वहां पर बहुत ज्यादा कपास की खेती होती थी। इसी तरह से एक सभ्यता थी, मिस्र में एक सभ्यता थी। मिस्र सभ्यता के ऊपर से गौर फरमाई जाती है तो वहां से नजर आता है कि प्राचीन काल के अंदर मिस्र के अंदर रुई के साथ साथ में एक नए पौधे की और खेती की जाती थी वस्त्र निर्माण के लिए।
वो था फ्लेक्स। अब हम वस्त्र निर्माण के इतिहास से थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, तो मनुष्य ने जैसे जैसे विकास किया तो नई नई खोजें की, और एक खोज आई सुई की खोज, और उस सुई की खोज ने वस्त्र निर्माण के क्षेत्र के अंदर एक क्रांति पैदा कर दी, और तब से ये क्रांति आगे बढ़ रही है। और इस क्रांति का रिजल्ट क्या है, आज हमें नए नए वस्त्र, नई नई वैरायटी के अलग अलग ढंग से जो भी हम चाहते हैं, हमारी पसंद है, उन वस्त्रों को हम मार्केट से ले लेते हैं। या दूसरे शब्दों में ये कहिए कि हस्त प्रचालित इंडस्ट्रीज से हमारी जरूरत को पूरा कर लेते हैं। बच्चों, ये था आज का आपका चैप्टर से तंतु से वस्त्र तक। एक बार घर जाकर अपनी पुस्तक के अंदर से दोबारा से इस अध्याय को पढ़िए, और फिर इस अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मैंने जो आपको सामने जो वीडियो लेक्चर दिया है इसको एक बार सुनिए। जहां जिस टॉपिक पे आपको थोड़ा सा डाउट लगता है, वीडियो को पॉज करिए, आगे पीछे करिए और समझने की कोशिश करिए। फिर मिलते हैं आपके अगले लेसन के साथ। थैंक यू।